हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर वीडियो को थोड़ा छोटा रखिए, तो इस वजह से जो हम शुरुआत में पिछले दिन का रिवीजन कराया करते थे वो रिवीजन अब नहीं कराएंगे। और रिवीजन का आपको कहाँ से करना है, तो रिवीजन के लिए आपको खबरी ऐप से जुड़ना होगा। खबरी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो कर लेंगे, जिसके बाद आप ऑडियो के माध्यम से इसका रिवीजन जो है वो 3 से 4 मिनट में कर सकेंगे। तो इससे जो वीडियो है ये भी छोटा हो जाएगा और आपका भी रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो आप सभी लोग खबरी ऐप पर जरूर जुड़ें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मैच कहां पर खेला जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी को T20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा T20 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेला जाएगा। अब पहला टेस्ट मैच 4 से 8 मार्च तक मोहाली में, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 मार्च तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो दोस्तों, यहां से आपको ध्यान रखना है कि टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी को T20 सीरीज का पहला मैच कहां पर खेला जाएगा, ये लखनऊ में खेला जाएगा। और दूसरा और तीसरा जो T20 है वो कहां पर कब खेला जाएगा, तो वो 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेला जाएगा। वहीं आपको ध्यान रखना है कि पहला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा, तो 4 से 8 मार्च तक मोहाली में और दूसरा टेस्ट मैच 12 से 16 मार्च तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 फरवरी को पहला T20 लखनऊ में, 26 फरवरी दूसरा T20 धर्मशाला में, 27 फरवरी को तीसरा T20 धर्मशाला में, 4 से 8 मार्च पहला टेस्ट मोहाली में और 12 से 16 मार्च दूसरा टेस्ट डे नाइट जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान के मस्कट में आयोजित होने वाली वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए रेशमा पटेल ने क्वालिफाई किया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो ये जो रेशमा पटेल हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की निवासी हैं। रेशमा पटेल ने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंडर 20 महिला वर्ग के लिए वह भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ग में वह पूरे देश से इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। रेशमा पटेल प्रयागराज के छोटे से गांव तीली का पूरा सोराव गांव की रहने वाली हैं। वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में कुल 11 एथलीट शामिल हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रेशमा पटेल हैं इन्होंने वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पूरे देश से ये इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में इनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये कहाँ की निवासी हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रयागराज में एक छोटा सा गाँव है तीली का पूरा, ये गाँव का नाम है तीली का पूरा। और जो सोराव है ये क्षेत्र है जहाँ पर ये गाँव पड़ता है। तो ध्यान रखना है तीली का पूरा गांव है जहां की ये निवासी हैं। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में कुल 11 एथलीट शामिल हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रयागराज से ध्यान रखना है कि प्रयागराज का ODOP क्या है, तो मूंज उत्पाद प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 71वां। रायबरेली रोड स्थित संस्थान परिसर में बुधवार को 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देश में वर्ष 1950-51 में 17.07 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी और औसत उत्पादन 32.1 टन प्रति हेक्टेयर होता था और कुल उत्पादन 519 लाख टन था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में साल का औसत उत्पादन जो है वो 78.25 टन प्रति हेक्टेयर रहा और उत्पादन जो है वो कितने लाख टन पहुंच गया? तो 4001.57 लाख टन कुल उत्पादन पहुंच गया। इस दौरान चीनी का उत्पादन 11 लाख टन से बढ़कर के 331.6 लाख टन प्रति वर्ष हो गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का बुधवार को 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। और दोस्तों ये जो लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कीये। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया है और अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो तुर्की कंट्री है उसका नाम बदला गया और तुर्की से बदल करके इसे तुर्कीये कर दिया गया। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बयान जारी कर कहा था कि उन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्कीये में बदल दिया है, लेकिन अभी जो है आधिकारिक तौर पर इसे बदला गया। उन्होंने यह भी बताया था कि तुर्कीये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो तुर्की कंट्री है उसका नाम बदला गया और अब इसे तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों तुर्की की अगर बात की जाए कि तुर्की की कैपिटल क्या है, तो अब इसे तुर्कीये कहा जाएगा। तो तुर्कीये की कैपिटल क्या है? तो अंकारा इसकी कैपिटल है। और तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है वर्तमान में? तो रेचप तैयब एर्दोगन वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और तुर्की की करेंसी क्या है? तो तुर्किश लीरा तुर्की की करेंसी है। नाम ध्यान रखना है, अब इसे तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाल लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चन्नीरा पूनप्पा ने। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा पूनप्पा ने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पूनप्पा को प्रतिष्ठित वज्र सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पूनप्पा कर्नाटक के विराजपेट तालुक में बिट्टंगला के पास नंगला गांव के रहने वाले हैं। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि जो चन्नीरा पूनप्पा हैं इन्हें भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय सेना की अगर बात की जाए तो भारतीय सेना में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। और वर्तमान में जल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो वर्तमान में आर हरि कुमार भारतीय जल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी अशोक कुमार को। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। नौसेना के पूर्व प्रमुख कुमार की नियुक्ति को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा बेहतर बनाने के लगातार प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल नीति राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की नियुक्ति की गई है और किसे नियुक्त किया गया? तो जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली ने। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस इस तरह की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया। दिल्ली पुलिस की लाइसेंस इकाई ने भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सुरक्षा विशेषताओं से लैस यह स्मार्ट कार्ड अपने पास रखने में सुविधाजनक रहेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो ये दिल्ली पुलिस ने शुरुआत की है। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों जो दिल्ली है वर्तमान में हमारे देश की राजधानी, इससे पहले अगर देखा जाए कि हमारे देश की राजधानी क्या हुआ करती थी तो कलकत्ता इससे पहले भारत की राजधानी थी। दोस्तों दिल्ली राजधानी कब घोषित हुई? तो 1911 में। ध्यान रखना है 1911 में भारत की राजधानी बनी क्या? दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और फिर इसे नई दिल्ली कब राजधानी बनी? तो नई दिल्ली राजधानी बनी है 13 फरवरी 1931 को। ध्यान रखना है कि पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी 1911 में, और उसके बाद जब नई दिल्ली राजधानी बनी तो ये बनी 13 फरवरी 1931 में। और दोस्तों दिल्ली से संबंधित आपको क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन में? तो दिल्ली अधिवेशन विशेष जो अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये कब आयोजित हुआ था? तो 1923 में ये आयोजित किया गया था दिल्ली विशेष अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना है ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदाराम जतारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा 2022 महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए। 2022 में यह उत्सव 16 फरवरी से 19 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम जतारा देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया था। तेलंगाना में मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में पूर्णिमा के दिन माघ यानी फरवरी के महीने में 2 साल में एक बार 4 दिवसीय आदिवासी त्योहार मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कुंभ मेले के बाद जो ये उत्सव है मेदाराम जतारा उत्सव, ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। और ये जो उत्सव है, ये जो मेला है, ये किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना है मेदाराम जतारा देवी समक्का और सरलम्मा ये देवी हैं, इनके सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मेदाराम जतारा मेला है इसका जो आयोजन है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो तेलंगाना की दूसरे सबसे बड़ी जनजाति समूह है कोया जनजाति, तो उसके द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। और दोस्तों ये जो फेस्टिवल है इसे स्टेट फेस्टिवल भी घोषित किया गया है। कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखना है 1998 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना की बात है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 17 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। ऐप को WHO SEAR यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया, जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने जो है तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपको ध्यान रखना है कि जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। और जो WHO के वर्तमान में हेड हैं वो कौन है, तो टेड्रोस अधानोम वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन कितनी वर्ष की उम्र में हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 वर्ष की उम्र में। महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका पूरा नाम गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय था। उन्हें हाल ही में केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से ये जो है इस साल काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन इन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि पद्मश्री कोई पुरस्कार नहीं है जो उनके जैसे दिग्गज को दिया जाना चाहिए, उसे स्वीकार करना उनके लिए अशोभनीय होगा। और ऐसा कहकर के उन्होंने पद्मश्री को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो दोस्तों अभी जो है महान बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे 18 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश में पहली बार आपातकाल लागू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कनाडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और दोस्तों ध्यान रखना है कि कनाडा के पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार जो है इमरजेंसी लागू की गई है। और मैं हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है इजराइल। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।